और जो ब्रिटिश का ये इकोनॉमिक पॉलिसीज था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसने सिस्टमेटिक इंडिया के लोगों के पास इनकम की क्या कर दी, कमी कर दी। जैसे आज की डेट में अगर आप आज की कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में गरीबी क्यों है, तो आज जंतर मंतर की स्थिति देख लीजिए, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए, कोई सुनने वाला है? करते रहिए, जेपीएससी के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। शासन ऐसे ही काम करता है, अंधा हो जाता है कभी कभी शासन अहंकार में। तो वैसे ही हम लोगों का सिस्टमेटिक धन का निकासी कर दिया था अंग्रेज। आज भी देख लीजिए, हम लोगों के पास धन की कमी है, पैसे की कमी। कोई पूछ रहा है क्यों गरीबी है भारत में, तो आप कहिएगा जनसंख्या ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अरे भाई, सबसे पहले क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं, हमारे पैसों को सिस्टमेटिक हमसे खींच लिया गया है। और उसी तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ में जब पैसा खींच लिया तो उपाय क्या लगाया? तो लैंड रिफॉर्म, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो महलवाड़ी हो, तीनों व्यवस्था में खींचने का कोशिश किया, लैंड रेवेन्यू को खींचने का कोशिश किया। परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत जालिम था, बाद में आज़ादी के बाद हमने ख़त्म भी किया, लेकिन रैयतवाड़ी में भी रिवेन्यू क्या था, बहुत ज़्यादा था। उसको समय के साथ हमने एडजस्ट करके अभी अपनाया हुआ है। तो इस तरह से लैंड रेवेन्यू से मैक्सिमम रेवेन्यू खींचने का कोशिश की। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, तो लोगों की जो कृषि थी वो लाइवलीहुड थी, वो लाइवलीहुड वाली नहीं रही, वो व्यावसायिक बन गई। तो अगर उसका व्यावसायिक फसल खराब हो गया किसी कारण से, तो उसको खाने के लिए अनाज भी नहीं रहा। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट्स, छोटे मोटे हथकरघे उद्योग सब खत्म कर दिए। उधर से तैयार माल आपको भेज रहा है और यहाँ सस्ता माल एक्सपोर्ट ले जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट आपका हमेशा हो रहा है। इन सब सारे कारणों से इंडियन पीपल के पास पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। अब पैसे की कमी नहीं है, प्रॉफिट है ही नहीं, और थोड़ा मोड़ा जो प्रॉफिट हुआ भी उसको रेलवे के बहाने इन्वेस्ट कर दिया, टेलीग्राफ पोर्ट के बहाने इन्वेस्ट कर दिया, और उस पर 28 से 45% अंग्रेज ही इंटरेस्ट ले जा रहा है, जिसको होम चार्जेस, सिविल होम चार्जेज या मिलिट्री एक्सपेंसेस, इन सब के नाम पर अंग्रेज यहाँ से पैसे, धन की निकासी कर रहे हैं। तो जब री इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, तो लोगों की इनकम कम होगी या नहीं? खेती जब रही ही नहीं तो अकाल आएंगे या नहीं आएंगे? तो फिर अकाल आने लगे। अकाल भी जब आया तो फेमिन कमीशन बनाया, उसमें भी करप्शन, अकाल के नाम पर लोगों के लिए जो मदद की चीज़ें होती थी उसमें भी करप्शन होता था। तो इस तरह अंग्रेज़ों के समय में लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कंटेम्प्रेरी में देखो, लोग कह रहा है जंतर मंतर में क्या हो रहा है, लोग कह रहा है देश में लोगों के पास पैसे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अब जाकर लोग बोलना शुरू किए। तो हम लोगों ने क्या किया था, विश्वास किया था, एक ऐसे लोगों को चुना था जो लगा था कि देश हित में लोगों के लिए काम करेगा। अब आप देख रहे हैं क्या कि सिस्टमेटिक लोगों के पास पैसे नहीं। पैसा किसके पास है? तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि मान लीजिए कि अडानी पावर सॉल्यूशंस है, वही आपके घर में मीटर भी लगा रहा है, बताइए, वही पेट्रोकेमिकल, सब कुछ, सारा इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। इसका मतलब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे, लोगों के पास क्रेडिट की सुविधा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति देश में रहेगी तो लोग तो जंतर मंतर पहुंचेगा ही ना, आज न कल वो विश्वास क्या होगा, खोएगा। और कहा जाता है कि जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। प्रजा को भी शासन में जो लोग हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है लूट रहा है, और जो झूठ बोल रहा है वो खूब आगे बढ़ रहा है। आप हर चीज में देखिएगा कि जो झूठ बोल रहा है वो खूब आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा शासन में बदला नहीं, शासन ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई गरीबी क्यों है, तो आप ये मत कहिए जनसंख्या में ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैक्ट्री नहीं, आप कहिए लोगों के पास इनकम नहीं। तब क्या होगा कि आपसे पूछेगा अरे ये क्या नया चीज़ बोल दिया। अब आपसे पूछेगा कि भाई बताओ क्यों। इसका मतलब आपके ने जो भी तैयार किया है, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, तो यू कैन नाउ डिक्टेट द इंटरव्यूअर। तो पहला 2 मिनट आपको बड़ा आसान मिल जाएगा। तो इस तरह से नए नए कंसेप्ट्स को भी लेते रहना चाहिए। ये कंसेप्ट्स आपको और लोगों से क्या करेगा,
डिफरेंट बनाएगा। तो हिस्ट्री को एज इट इज़ नहीं, अब कौन महलवाड़ी रैयतवाड़ी को इतना सीरियसली लेके पढ़ता है? वो सिर्फ याद करेगा कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, किस किस एरिया में था। लेकिन मैंने यह भी बताया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अगर वो था परमानेंट सेटलमेंट, तो वहीं पर क्यों लागू हुआ? क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया था। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर लाई गई कि वहाँ के लोग फिर दोबारा प्रोटेस्ट ना कर पाए। उनके पास बिल्कुल भी पैसे रहने मत दो। बम्बई, मद्रास में देखो रैयतवाड़ी लागू हुआ था, तो बम्बई, मद्रास फ्रेंडली था अंग्रेज के लिए, तो वहाँ पर रैयतवाड़ी लाया था। तो व्यवस्थाएं अपने अनुकूल उसने बनाया और लोगों को उसने यूज़ किया, इंडियन के वेल्थ को ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। और हम लोगों को इसी चीज़ को समझने में लग गया 150 साल। जो 1757 में बंगाल की लड़ाई के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ था, उसको समझने में हमें लग गया 1901, जब दादा भाई नेहरू जी ने हमें समझाया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताइए, आयरनी है या नहीं? इस चीज़ को समझना है।